Hello everyone, myself Dr. Barkha Singh. Welcome to my channel Live Your Health. Today I am going to start with the previous year question papers. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि MPPSC एंड UPPSC में AMO की ह्यूज वैकेंसीज निकली हैं. So what we're going to do is daily practicing a previous year question paper, and at the same time we will discuss key points related to every question. So let's begin. Today I am taking MPPSC MO exam 2014. So first question is गलत युग्म चुनिए. सत्कार्यवाद बाय वेदांत दर्शन, क्षणभंगुरवाद बाय बौद्ध दर्शन, विवर्तवाद बाय शंकराचार्य और परिणामवाद बाय सांख्य दर्शन. So the correct answer is 1. सत्कार्यवाद बाय वेदांत दर्शन. बिकॉज सत्कार्यवाद जो है वो सांख्य दर्शन का है जिसके रचयिता कपिल हैं. एंड यहीं पर ही आप चाहें तो याद रख सकते हैं कि जो असत्कार्यवाद है वो विशेषिक दर्शन का है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शक्ति रूप वीर्यवाद मत है. तो यहाँ पे रेफरेंस पूछा है कि शक्ति रूप वीर्यवाद किसने माना है. नागार्जुन, चरक. थर्ड ऑप्शन इज बोथ एंड फोर्थ इज नन. सो द आंसर इज सेकंड. तो यहीं पर ही हम याद रख लेंगे कि शक्ति रूप वीर्यवाद जो है दो ऑथर्स ने माना है, एक आचार्य चरक और दूसरा चक्रपाणी. थर्ड क्वेश्चन इज वात दोष का भौतिक संगठन क्या है. वायु प्लस पृथ्वी, वायु प्लस अग्नि, वायु प्लस आकाश और वायु प्लस जल. सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है. इसका आंसर है वायु प्लस आकाश. फोर्थ क्वेश्चन इज नित्यक और आवस्थिक किसके भेद हैं. तो ये भी हम जानते हैं अच्छे से कि नित्यक और अवस्थिक जो है काल के भेद होते हैं. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5. सर्वाधिक बलदायक रस कौन सा है. सो देखो यहाँ पर हमारे पास 3 इजी क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक, है ना. तो ऑप्शन नंबर 1 है कटु, कषाय, तिक्त और मधुर. तो ये भी स्ट्रेट आंसर है मधुर. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. सुश्रुत के अनुसार ताम्रा त्वचा में कौन सी व्याधियां होती हैं. तिल तालक न्यच्छवंग, कुष्ठ किलास, चर्मदल अज्जगलिका या फिर अर्शर भगंदर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, कुष्ठन किलास. तो हम यहीं पर ही देख लेते हैं कि आचार्य सुश्रुत और चरक के अकॉर्डिंग त्वचाएं कितनी हैं और उनमें होने वाली स्किन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं. सो स्टार्टिंग विद आचार्य चरक जिन्होंने त्वचाएं 6 बताई हैं. ठीक है. पहली त्वचा का नाम इन्होंने बताया है उदक धरा. सेकंड है असरक धरा. असरक मतलब होता है रक्त, ब्लड. थर्ड से लेकर 6 तक जितनी भी त्वचाएं आती हैं उनमें इन्होंने नामकरण नहीं करा है सच, बट हाँ डिसीज़ वाइज क्लासिफिकेशन कर रखी है. जैसे कि थर्ड लेयर में बोलते हैं कि सिद्ध किलास होता है, फोर्थ लेयर में बोल रहे हैं कि दद्रुकुष्ठ होगा, फिफ्थ लेयर में अलसी और विद्रदी, सिक्स्थ लेयर में अरुणशिका. ठीक है. सो हम इसे याद कैसे कर सकते हैं. तो इसके लिए एक आप निमोनिक याद कर सकते हैं. 3 सिक्के क्यों दूं अभी आरुषि को. ठीक है. तो मैंने 3 सिक्के क्यों बोला यहाँ पे, क्योंकि ये जो ट्रिक है ये थर्ड लेयर से स्टार्ट हो रही है. ठीक है, इसलिए. सो सिक्के मतलब सिद्म और किलास. क्यों दूं यानी कि कुष्ठ और दद्रु. अभी, अभी मतलब अलसी और विद्रदी. आरुषि को यानी कि अरुणशिका. सो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं. हो सकता है अभी ग्रास्प ना हो, बट एक दो बार अगर आप रिवीजन देंगे तो श्योरली हो जाएगा. एंड जिन स्टूडेंट्स को बिना ट्रिक्स के याद हो रहा है जस्ट गो फॉर इट. ओके. नेक्स्ट चलते हैं. आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग कौन कौन सी त्वचाएं हैं वो देख लेते हैं. तो जैसे कि आचार्य चरक ने 6 लेयर्स बताई थी, आचार्य सुश्रुत ने 7 लेयर्स बताई हैं. और सो फर्स्ट लेयर है अवभासिनी, नेक्स्ट है लोहिता, नेक्स्ट श्वेता, नेक्स्ट ताम्रा, नेक्स्ट वेदिनी, नेक्स्ट रोहिणी एंड नेक्स्ट मासधरा. सबसे पहले हमें ये सीक्वेंस बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये याद नहीं होगा तब तक हम लेयर की थिकनेस याद नहीं कर पाएंगे जो हमें व्रीहि प्रमाण में दे रखी है ना. तो सबसे पहले ये हमें सीक्वेंस याद करना ज़रूरी है. तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं. आलसी
टीवी को देख रम गया, मतलब कि कोई इंसान है वो टीवी को देख रहा है कंटिन्यूअस, ठीक है, टीवी देख रहा है और उसमें देख देख कर वो रम गया है, बिल्कुल मतलब उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो उस पर हमने ट्रिक बनाई है। तो आलसी मतलब अ से अवभासिनी, ला से लोहिता, सा से श्वेता, टीवी यानी कि ताम्रा और वेदिनी, ठीक है। नेक्स्ट है रम गया, तो रम से हो जाएगा र से रोहिणी और माँ से माँसधरा। तो ये सीक्वेंस हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेयर की थिकनेस। तो रिस्पेक्टिवली जो लेयर की थिकनेस है वो क्या है, व्रीहि के 1/18 प्रमाण में। तो ऐसे व्रीहि के कंपैरिजन में उन्होंने बता रखा है 1/18, 1/16, 1/12, 1/8, 1/5 एंड सेम एज व्रीहि। एंड जो लास्ट है हमारी मांसधरा कला वो है व्रीहि के 2 भाग, ठीक है। 2 भाग मतलब इंटू 2, द्विभाग। तो यहाँ पे थिकनेस हो गई है। अब हम देख लेते हैं जो इन्होंने लेयर वाइज डिसीजेस बता रखे हैं वो देख लेते हैं। तो पहली लेयर है जो हमारी अवभासिनी, उसके आश्रित 2 इन्होंने डिसीज बताई हैं, पद्म कंटक एंड सिद्म। नेक्स्ट है लोहिता में तिल कालक, न्यच्छ और वंग। नेक्स्ट श्वेता, तो इसमें है अजगल्लिका, चर्मदल और मशक, ठीक है। तो इन तीनों को हम एक ही साथ याद कर लेते हैं। इन तीनों लेयर की डिसीज को कैसे याद रखोगे, पीसी, तन्वी ने आज गोलू की चर्म मसल दी। पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा करके याद रख सकते हो, ठीक है, इजीली याद हो जाएगा। तो पी फॉर पद्मकंटक, सी फॉर सिद्म, ठीक है। तन्वी यानी कि तिल कालक, न्यच्छ और व्यंग। आज गोलू की चर्म मसल दी, तो अजगलिका, चर्मदल और मशक, ठीक है। नेक्स्ट देखो फोर्थ लेयर यानी कि ताम्रा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, फोर्थ और फिफ्थ लेयर इन दोनों में ही कुष्ठ कॉमन कॉमन है, ठीक है। जो अलग है वो देख लो, फोर्थ लेयर में है किलास, फिफ्थ में है विसर्प, ठीक है। तो व से वेदनी और व से विसर्प, ये तो याद रहेगा। किलास याद रख लो कि ताम्रा में किलास होती है। और फोर्थ और फिफ्थ इन दोनों ही लेयर में कुष्ठ जो है वो बताया गया है। तो इसको कैसे याद रख सकते हो, तवा, तवा करके याद कर लो कि तवा से जलने पर कुष्ठ हो गया, है ना, ऐसे एक स्टोरी बना के याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखो 6th नंबर पर जो लेयर है उसमें अर्बुद आदि जो भी एक्स्ट्रा ग्रोथ वाली जो स्किन प्रॉब्लम्स है ना वो सारी आ जाएंगी। जैसे ग्रंथि हो गया, अर्बुद हो गया, अपची हो गया, है ना, गलगंड हो गया, श्लीपद हो गया, एक्सेट्रा। तो ये जितनी भी एक्स्ट्रा ग्रोथ वाली बीमारियां हैं वो सारी आ जाएंगी। नेक्स्ट जो लास्ट लेयर है हमारी मांसधरा, तो उसमें हर्ष, भगंदर और विद्रधि ये अधिष्ठित होती हैं, ठीक है। सो 6th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया कुष्ठ किलास यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यकृत प्लीहा गर्भ के किस भाव से उत्पन्न होते हैं, मात्रज, पित्रज, रसज और सातमज। सो द करेक्ट आंसर इज मात्रज। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चरक शारीर 3, खुड्डी का गर्भावक्रांति। ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म कर लेते हैं। तो चलिए समझते हैं। देखो गर्भ उत्पत्ति कर भाव जो होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है। मात्रज, पित्रज, आत्मज, सात्मज, रसज, सत्वज। मात्रज भाव देखते हैं पहले। जैसे आचार्य सुश्रुत बोलते हैं, उन्होंने सिंगल एक ही कोटेशन में कह दिया है कि मृदुनी मात्रजानी, मतलब कि जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं वो सारे मातृज भाव हैं, ठीक है। आचार्य चरक ने मातृज भाव बताते हुए उनकी संख्या 20 बताई है, जिनमें 15 तो कोष्ठांग है ना, साथ में 3 धातु बताई हैं और बाकी जितने भी बचे। तो 15 कोष्ठांग में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि यकृत हो गया, प्लीहा हो गया, वृक हो गया, बस्ती हो गया, पखवाशय हो गया, अमाशय हो गया, है ना, एक्सेट्रा। धातु कौन कौन सी हैं, लोहित, मांस और मेद, 3 धातु हो गई, साथ में हो गई त्वचा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं पितृज भाव। तो आचार्य सुश्रुत बोलते हैं स्थिराणी पितृजानी, यानी कि जो भी हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, स्थिर हैं, तो वो सारे हो जाएंगे पितृज भाव।
आचार्य चरक ने इसकी पितृज भाव की संख्या 10 बताई है, और केश, नख, लोम, ठीक है, आदि, अस्थि और शुक्र धातु, ठीक है, मेनली ये 2 धातु बताई हैं पितृज भाव है। साथ में क्योंकि रक्त धातु मात्रज भाव थी, तो रक्त में रहने वाली शिरा स्नायुधामनी, क्योंकि वो थोड़ी सी स्थिर है ना, हार्ड है, इसलिए वो हो जाएगी पितृज भाव। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे चलते हैं आत्मज भाव। तो आत्मज भाव जो है 19 बताए हैं आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने 22 बताए हैं। अगर संख्या याद हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हो, क्योंकि अभी तक संख्या पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है। बट हाँ, एक बार हम रिवीजन ज़रूर करते जाएंगे, ठीक है। एनीवेज, सो आत्मज भाव हम देख रहे थे, तो इसका बहुत ही एक अच्छा सा श्लोक मिलता है, तासु तासु योनिषु उत्पत्तिर आयुर आत्मज्ञानम, कि आप किस योनि में उत्पन्न हुए हो, है ना। तो आत्मज भाव इस चीज़ पर भी निर्भर करेगा, ठीक है। जैसे कि आप मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए हो, पशु योनि है, पक्षी योनि है ना, तो आपकी आयु उस पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं, सुख दुख इच्छा द्वेष बुद्धि प्रयत्न, पहले तो ये इन्होंने 6 आत्मज भाव बता दिए हैं, ठीक है। आपको याद होगा चरक सूत्र 1 में दीर्घजीवती अध्याय में हम ये 6 गुण ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं, जिसको आध्यात्मिक गुण या फिर आत्मज गुण कहते हैं। वहाँ पे क्या लिखा था श्लोक में, बुद्धि प्रयत्न अंतः, यानी कि जिसके अंत में बुद्धि है, सॉरी प्रयत्न है, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास में 6 आध्यात्मिक गुण जो आते हैं वो आत्मज भाव में भी रख दिए गए हैं। नेक्स्ट देख लो, स्मृति, धृति, आकृति, स्वर और वर्ण, ठीक है, ये हो गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इसको हमें याद होना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं, सात्म्यज भाव। सात्म्यज भाव 8 होते हैं। तो ये सात्म्यज भाव क्या है, माता पिता द्वारा सात्म्य वस्तु के सेवन से जो भी भाव उत्पन्न हुए हैं वो सारे कहलाएंगे सात्म्यज भाव, ठीक है। तो देखो, आरोग्यता यानी कि डिसीज फ्री हेल्दी लाइफ जो होगी बच्चे की, अनालस्य उसके अंदर एनर्जी होगी, है ना, अलालुपत्व यानी कि लालच ना होना, इंद्रिय प्रसाद, इंद्रियां जो है एकदम प्रसन्न है, मतलब कि प्रसन्न मतलब क्या है कि इंद्रियां जो है वेल टू डू है, अपना काम अच्छे से कर रही हैं, है ना। स्वर वर्ण संपत, बीज संपत, ठीक है, और प्रहर्ष आधिक्य, मतलब कि काम को करने का मोटिवेशन है, ऐसा नहीं है कि कोई काम कर रहे हैं और उसमें मन ही नहीं लग रहा है ना। प्रहर्ष आधिक्य मतलब फुल टू अपनी एनर्जी के साथ में काम कर रहा है बच्चा। तो ये जितनी भी सारी हमने भाव पढ़े हैं ये सारे कहलाएंगे हमारे सात्म्यज भाव। तो आप देख के भी पता लगा सकते हो कि ये जो है जो भी हमने सारे भाव पढ़े हैं ये हमारे सात्म्यज भाव कहलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम रसज भाव। रसज भाव की संख्या होती है 6, तो हमें पता है रस भी हमारे 6 ही होते हैं और रसज भाव भी हो गए 6। तो रसज भाव वही क्या है, तो माता आहार कौन सा सेवन कर रही है, कैसा सेवन कर रही है, ठीक है, तो उस पर निर्भर करेगा रसज भाव। जैसे कि शरीर अभिनिवृत्ति यानी कि डेवलपमेंट, बेबी का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, शरीर अभिवृद्धि यानी कि उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, प्राण अनुबंध, तृप्ति, बुद्धि, पुष्टि, तृप्ति, पुष्टि, उत्साह, ठीक है। तो देखिए फूड जो है वैसे भी एक फ्यूल की तरह काम करता है ना। तो जब जब तक बच्चा भोजन नहीं खाएगा, उसको भोजन नहीं मिलेगा, तब तक प्राण कैसे अनुबंध रहेंगे, है ना। तो बॉडी का डेवलपमेंट होना, ग्रोथ होना, प्राणों का अनुबंधित रहना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो रसज भाव के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखते हैं हम सत्वज भाव। 18 होते हैं। तो हम ऑलरेडी वैसे भी पढ़ते हैं चरक सूत्र 1 में दीर्घजीवतीय में कि शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगोधारी जीवितम, कि जब तक शरीर, इंद्रियां, सत्व, आत्मा इनका संयोग नहीं होगा तब तक आयु का अनुबंध भी नहीं होएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर भी कुछ भाव हैं जो सत्व यानी कि हमारा जो शुद्ध मन है वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। जैसे कि भक्ति, शील, शौच, द्वेष, स्मृति, मात्सर्य, तंद्रा, उत्साह, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो
यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखने पर वो सुन लो। द्वेष और स्मृति आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वो आत्मज भाव भी हैं और यहाँ पर देखा है हमने सत्वज भाव भी हैं। ऐसे ही हमने ऊपर देखा उत्साह रसज भाव भी था और यहाँ हमने देखा वो सत्वज भाव भी है। तो ये दोनों हमें याद होने चाहिए पॉइंट्स। इस क्वेश्चन के साथ हमारा चरक शारीर 3 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्ट्यूरेटर नर्व किसकी ब्रांच है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 लंबर प्लेक्सिस। सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड द लंबर प्लेक्सिस। यहाँ पर 5 स्पाइनल नर्व्स लोकेटेड हैं L1 टू L5। देखिए L1 से हमें 2 मेन ब्रांचेस मिलेंगी। फर्स्ट वन इज इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व एंड द सेकेंड वन इज इलियो इनग्वाइनल नर्व। सो इन दोनों की ही रूट वैल्यू L1 रहेंगी। नेक्स्ट देखो, एक ब्रांच जो है वो L1 से निकलेगी, एक ब्रांच L2 से निकलेगी एंड दोनों यूनाइट होकर बना रहे हैं जिनाइटोफिमोरल नर्व। ठीक है, सो इसकी जो रूट वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी L1 एंड L2। नेक्स्ट L2 से एक डिवीज़न निकला, L3 से एक डिवीज़न निकला और L4 से एक ब्रांच निकली है। ये तीनों यूनाइट होकर बना रहे हैं ऑब्ट्यूरेटर नर्व। सो इसकी रूट वैल्यू क्या हो गई? L2, L3 एंड L4। नेक्स्ट L4 एंड L5 ये दोनों यूनाइट होकर बनाते हैं लंबोसैक्रल ट्रंक। सो अभी तक हमने जितनी भी ब्रांचेस पढ़ी हैं वो सारी एंटीरियर प्राइमरी रमाई की ब्रांचेस थी। नेक्स्ट हम देखेंगे पोस्टीरियर डिवीज़न। ठीक है, मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा था वो एंटीरियर प्राइमरी रमाई की एंटीरियर डिवीज़न था। ठीक है, नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट द पोस्टीरियर डिवीज़न ऑफ एंटीरियर रमाई। ओके, देखिए L2, L3 एंड L4 ये तीनों बनाएंगे फिमोरल नर्व एंड L2 एंड L3 ये दोनों बनाएंगे लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लंबर प्लेक्सस ख़त्म हो जाता है। आप इसको एक निमोनिक की फॉर्म में भी याद रख सकते हो। निमोनिक देख लेते हैं। इंटरेस्टेड इन गेटिंग लंच ऑन फ्राइडे। सो I stand for iliohypogastric nerve. Second, I stand for ilioinguinal nerve. G stands for genitofemoral nerve. L stands for lateral cutaneous nerve of thigh. O stands for obturator nerve. F stands for femoral nerve. And L stands for lumbosacral trunk. होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्रावण करने वाली ग्रंथि कौन सी है? सो द करेक्ट आंसर इज पीनियल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर 3। इसके बारे में एक दो बातें जान लेते हैं। मेलाटोनिन को हार्मोन ऑफ डार्कनेस भी कहते हैं बिकॉज इट इज सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू डार्कनेस एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद द स्लीप वेक साइकिल। एंड जब भी इसका लो लेवल होगा मेलाटोनिन का तो आपकी जो है स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, इंसोम्निया हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तर्पक कफ का स्थान क्या है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो द करेक्ट आंसर इज 4th, शिर। ओके, बाकी भी हम कफ के भेद देख लेते हैं, उनका स्थान देख लेते हैं। श्लेष्मक कफ संधियों में रहता है, अवलंबक कफ हृदय में रहता है, बोधक कफ रसन इंद्रिय फिर जीवा कह सकते हो, तर्पक कफ शिर में रहता है और क्लेदक कफ अमाशय में रहता है। ठीक है,